हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। लोटस पॉइंट हमेशा आपको कुछ न कुछ सिखाने की सोचता है। अभी तक हमने जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशंस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स इत्यादि ये सब इस चैनल के माध्यम से हमने सिखाया है। इसी सोच के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टैली के पूरे कोर्स की ऑनलाइन क्लास। टैली को पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए टैली का ये ऑनलाइन कोर्स काफी दिनों तक चलने वाला है, जिसके लिए हम इसके बहुत सारे सेशंस टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस कोर्स के सारे सेशंस देखकर आप पूरे टैली का कोर्स घर पर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में भी टैली सीखने जाते हैं तो इसकी मिनिमम फीस 8 से 12,000 इंस्टीट्यूट चार्ज करता है, और जो आप वहाँ सीख के आते हैं उससे और भी बेहतर हम इस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं। या आप टैली का पूरा कोर्स सीखेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे जैसे इसके सेशंस आते रहेंगे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप टैली को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठे बैठे आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टैली के अभी तक दो वर्जन अवेलेबल है। पहला टैली ERP 9 और दूसरा टैली प्राइम, जो टैली ERP का ही अपग्रेडेड वर्जन है। हम इस कोर्स में आपको टैली ERP और टैली प्राइम दोनों ही सिखाएंगे। सबसे पहले हम टैली ERP की क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत जगह पे आप देखेंगे, चाहे छोटे गांव हो, शहर हो, या बहुत सारे व्यापारी जो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टैली प्राइम को अपग्रेड नहीं किया है, वहां पे अभी भी टैली ERP पे ही अकाउंटिंग का काम होता है। तो सबसे पहले हमने टैली ERP की क्लास स्टार्ट की है। अगर आप ये क्लास को ज्वाइन करके टैली ERP 9 अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपको टैली प्राइम सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टैली प्राइम टैली का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके बहुत सारे फीचर्स टैली ERP 9 से सिमिलर है और कुछ फीचर्स है जो उससे एडवांस है। अगर आप इन बेसिक फीचर्स को समझ लेंगे तो आप प्राइम आसानी से सीख पाओगे। तो चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टैली? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली की फुल फॉर्म क्या है? जो बहुत सारे लोगों को टैली की फुल फॉर्म पता ही नहीं होगी। टैली की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। इसका क्या मतलब होता है कि सारे लेन देन को सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ एक क्रम में अरेंज करके रिकॉर्ड करना होता है, जो टैली का काम है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, और सॉफ्टवेयर मशीन डेट मेक वर्क इजी। तो हम डिटेल में समझते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू ए बिजनेस। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स को रखने की प्रक्रिया, मतलब बिजनेस में आपके जो भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन बताई थी, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, और यहाँ पे हमने डिटेल में बताया कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू ए बिजनेस। कोई भी बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर मशीन डेट मेक वर्क इजी, काम को एकदम आसानी से बना दे। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम डेट परफॉर्म ऑपरेशंस एंड स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपके काम को बिल्कुल आसान बना दे। सपोज जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर हम उसको मैन्युअली करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर वही हम कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में अपना काम हो जाता है। वैसे ही टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के काम को बिना किसी गलती के बहुत इजी वे से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने समझा व्हाट इज टैली। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका हमने डिटेल चर्चा की है। तो चलिए अब हम बेसिक कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं।
यहाँ पे अगला स्टेप होता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अभी हमने सॉफ्टवेयर भी ले लिया है, अभी हमने टैली के बारे में भी समझ लिया है। अब हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, देन हम उसको क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड उसके बाद कम्युनिकेटिंग। ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, जिससे आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। तो हम इस प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, ये तो हमने सीखा है कि टैली क्या है, कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब ये आता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो क्या ये सॉफ्टवेयर को हमको सीखने की जरूरत है? ये सॉफ्टवेयर कौन कौन लोग सीख सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन या डिग्री की जरूरत होती है? बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि आपको अगर अकाउंटेंट बनना है तो क्या आप टैली का कोर्स करके डायरेक्टली आप अकाउंटेंट बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए टैली आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके अकाउंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में आगे आपके लिए लेके आने वाले हैं, अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो फिर आपको अच्छे अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि हमने बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसको सीखने के लिए आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चों से लेके बड़ों तक, अगर आपको इसके सीखने की चाह है तो आप आराम से सीख सकते हैं। आप वो भी हमारी वीडियो देखकर इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो था कि टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कौन कौन सीख सकता है और इस पे कैसे आप काम करके अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह काम करती है। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में इतनी सारी लेयर्स होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब इसकी प्रोसेस होती है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये क्या होता है? जैसे कंपनी हैज मैनी ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका पहला स्टेप होता है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना होता है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमारे बिजनेस से रिलेट करता है या नहीं करता है। तो ये तो था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि आपने उसका आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे बिजनेस से रिलेट है या नहीं। सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अगर आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ ये हमारे बिजनेस से रिलेट करता है, तो आपको उसके नेचर के हिसाब से या फिर उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको उसका वाउचर क्रिएट करना होता है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, प्रोसेस इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दे आर आइडेंटिफाइड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने वाउचर्स बना लिया है, अब आपको वाउचर बनाने के बाद उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है। जर्नल में आपको रिकॉर्ड करते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट होती है वो मैच होनी चाहिए। जितना आपके डेबिट में आ रहा है उतना ही आपके क्रेडिट में आना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि इनको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी बुक्स होती है। उस नेचर या उस ट्रांजैक्शन टाइप के हिसाब से हमको वो बुक में एंट्री करनी होती है। तो वो बुक होती है जैसे कैश या बैंक बुक, परचेज या सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल या पेबल बुक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। ये सब होता है जिनमें हम अपनी कोई भी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आगे आता है क्लासिफाइंग, प्रोसेस वेयर ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन और सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड। क्लासिफाइंग में क्या होता है कि अगर आपने उसको रिकॉर्डिंग कर दी है तो फिर उनको अलग अलग नेचर के हिसाब से लेजर में क्लासिफाइड किया जाता है कि वो कौन से लेजर से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लेजर्स हमने लिखे हैं कि जैसे सेल्स, परचेज, जीएसटी, सैलरीज, वो कौन से लेजर से बिलोंग करता है उसके हिसाब से हमको क्लासिफाइंग करना होता है। उसके बाद समराइजिंग involves preparation and presentations of the classified data in a manner useful to various internal and external users. अकाउंटिंग पीरियड एंड होने पर इन सबको समराइज किया जाता है,
जो ट्रायल बैलेंस के रूप में हो सकता है या फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स के रूप में हो सकता है कि आपने सभी ट्रांजैक्शन को समराइज कर लिया है। तो अगला स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, includes analyzing and then interpreting the financial data to make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। अगर हमें अपने बिजनेस का एनालिसिस करना है, सपोज कि आप लास्ट ईयर के डेटा को इस साल के डेटा के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, या सपोज आप लास्ट क्वार्टर के डेटा को इस क्वार्टर के डेटा के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप जनरल एक एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल में क्या स्थिति है, या फिर लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में क्या पोजीशन है कंपनी की, वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब आता है कि अगर आपने अपनी कंपनी के डेटा को दूसरे आपके जो भी कंपटीटर है उनके साथ अगर आपने कंपेयर किया है, तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, कि उन कंपनी में और हमारी कंपनी में क्या डिफरेंशिएट है, उसको कंपेयर करना, जिससे आप अपनी कंपनी की पोजीशन को पता लगा सकते हैं कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको एनालिसिस भी करना और उसको इंटरप्रिटेट करना कि क्या स्थिति है हमारी। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या जो भी हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का एनालिसिस किया है या इंटरप्रिटेशन किया है, या जो भी रिपोर्ट्स हमने बनाई है, उनको उन सभी यूजर्स तक पहुंचाएं जो बिजनेस के हित के बारे में सोचते हैं, या फिर जो बिजनेस में डिसीजन मेकर होते हैं, कि जिन्होंने बिजनेस में डिसीजन लेना है, हम ये रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाएं। तब वो उन रिपोर्ट्स को देख के कुछ अपना डिसीजन बना सकते हैं, कौन सी पोजीशन पे है, उसके हिसाब से आगे बिजनेस को कहाँ ग्रोथ करना है, कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वो सोच सकते हैं। तो वो कौन होते हैं? सपोज जो कोई कंपनी है तो उनके डायरेक्टर हो गए, प्रोमोटर हो गए, या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप है तो उनके ओनर्स हो गए, या कोई कंपनी में किसी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टर हो गए, या सप्लायर्स हो गए, कस्टमर हो गए। उन सब तक आपको अपनी रिपोर्ट्स कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो ये तो था कि सिंपल एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि मीन्स आपने अपने जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसको डेवलप किया, उस स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते गए। तो ये तो था कि आपने अपनी अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर किया कि क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी फाइनल रिपोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद आता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि इनके यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। सपोज हम कोई भी बात करते हैं तो उसके इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इंटरनल यूजर कौन हो गए, समझो कोई कंपनी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स हो गए, अगर कोई मैनेजर्स हमने अपॉइंट किया है तो वो मैनेजर्स भी हो गए। कई बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑफिसर्स होते हैं, जो गोडाउन ऑफिसर हो गए, जो इन्वेंट्री का पूरा देखते हैं, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं, या फिर कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं एम्प्लॉयज, तो वो सब होते हैं इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर ही रिलेट करते हैं। अब आते हैं कि एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, जो कंपनी के बाहरी लोग होते हैं, जिनका भी कंपनी में हित होता है, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए जिनसे हम मटेरियल खरीदते हैं, गवर्नमेंट हो गई, या फिर हमारे कस्टमर जिनको हम अपने माल की सप्लाई करते हैं। ये होते हैं यूजर्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने का हक रखते हैं। अभी हमने समझा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, जो सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। अब होता है कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। ये मेथड होता है कि आप अपने, सपोज आप कोई कंपनी का अकाउंट्स लिख रहे हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कि कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ये होता है कि सपोज हम कैश बेसिस के मेथड को फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये वो मेथड होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस उस समय रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस समय कैश या बैंक में एक्चुअल रिसीव हुआ है, या फिर हमने उनसे पेमेंट दे दी है। इसको बोलते हैं कैश बेसिस मेथड। कि सपोज आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, सेल्स किया है, उसका पैसा इमीडिएट आपके बैंक अकाउंट में आ गया, तो आपने उसकी एंट्री पास कर दी, उसको रिकॉर्ड कर दिया है।
इसको बोलते हैं कैश बेसिस। या फिर सपोज आपने कोई एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट दिया है, या फिर कोई वेंडर्स को आपने बैंक से पेमेंट दिया है, तो इमीडिएट जब आपने पेमेंट दिया उसी समय उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं कैश बेसिस मेथड। और सेकंड आता है कि एक्रूअल बेसिस मेथड। ये मेथड क्या होता है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को उस समय रिकॉर्ड करती है जिस समय वो ड्यू हो जाता है। सपोज आपने कोई सेल्स का बिल बनाया। अब कस्टमर भले उसका पैसा महीने भर के बाद दे या 2 महीने बाद दे, अगर आपने सेल्स का बिल बना दिया, माल की आपकी डिलीवरी हो गई, तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये वो मेथड होता है जिसमें रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस ड्यू होते ही उनको बुक कर लिया जाता है। सपोज आपने स्टाफ की सैलरी बुक कर ली कि हाँ मंथ एंड हो गया, हमने सब स्टाफ का सैलरी बनाया, तो आपने वो उसको एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। भले आप उसका पेमेंट 5 दिन बाद करें या नेक्स्ट मंथ में करें या नेक्स्ट वीक में करें, बट आपने वो एग्जीक्यूशन कर दिया या फिर वो ड्यू हो गई तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये था कि बेसिक ऑफ मेथड्स, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं कि अपने को कहाँ बेनिफिट है, कि कैश बेसिस मेथड फॉलो करने में हमको बेनिफिट्स है या एक्रूअल बेसिस में हमको बेनिफिट है, कि कैश बेसिस में किस तरह काम करता है और एक्रूअल बेसिस में किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैश बेसिस रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर पेड। मतलब कि अगर आपने कोई भी रेवेन्यू जनरेट कर ली, आपके पास कैश आ गया है, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। या फिर आपने सपोज कोई पेमेंट किया एक्सपेंस का, तो उस समय आपने रिकॉर्ड कर लिया है। एक्रूअल बेसिस में सेम, कि जिस समय वो ड्यू हो गया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और ड्यू। अगर आपने अर्न कर लिया पहले तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे, अगर वो ड्यू हो गया है तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दोनों में से जो भी पहले होता है उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग हाउ मच कैश द बिजनेस एक्चुअली हैज एट एनी गिवन टाइम। कैश मेथड में क्या होता है कि आपने उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जब वो कैश एक्चुअली में आपके पास आ गई है। तो आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आप कैश बैलेंस का एकदम एक्चुअल पोजीशन आप जान सकते हैं कि कितना मेरे पास कैश या बैंक में पैसा पड़ा है। उसके ऑपोजिट gives a more realistic idea of income and expenses during a period of time। एक्रूअल बेसिस में क्या कहता है कि ये आपको एकदम बेस्ट जो रियलिस्टिक आइडिया होता है, जो रियलिस्टिक डेटा होता है, वो आपको बताता है। क्योंकि समझो कि आपने कोई इनकम या एक्सपेंसेस अर्न कर लिया या फिर वो ड्यू हो गया है, चाहे आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, बट इन फ्यूचर तो आपको पे करना पड़ेगा। तो कम से कम आपने अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो आपकी वो लाइबिलिटी हट गई कि वो मेरे से बुक करना रह गया है, आगे जाके हम उसको बुक नहीं कर पाए, छूट गया। तो give a more realistic idea of income and expenses during a period of time, therefore providing a long term picture of the business that cash accounting can't provide। और ये आपको एक अपने अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल अकाउंट की एक लंबे टाइम तक एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका बिजनेस कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ तक उसके बारे में सोच सकता है, जो एक कैश मेथड अकाउंटिंग नहीं बता सकता है। तो उसके बाद आते हैं कि थर्ड पॉइंट पे, सिंस द ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंटिल द कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि आपने कैश बेसिस फॉलो किया है, तो आपको वो इनकम के ऊपर टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है या जो फिर आपने इनकम अर्न नहीं की है कैश में। उसके ऑपोजिट मोस्ट वाइडली फॉलोड मेथड मैंडेटरीज फॉर कंपनीज, ये बहुत ज़्यादा फॉलो होने वाला मेथड है जो एक्रूअल बेसिस होता है, कि इसमें आपको इनकम या एक्सपेंसेस जैसे ही आपने अर्न या ड्यू जो भी हो गया उसके हिसाब से आपको बुक भी करना रहता है, उसके हिसाब से ही आपको टैक्सेस का पेमेंट करना रहता है। तो ये था कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बहुत सारे बिजनेस में एक्रूअल बेसिस ही फॉलो होता है क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक डेटा प्रोवाइड करता है और आपकी कंपनी के एक्चुअल पोजीशन को भी बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्ल्ड वाइड एंड नाउ इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस सेम। कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि एक वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में है और इंडिया भी अभी इसको फॉलो कर रहा है। It is based on the principle that every business transaction has two accounts in opposite direction.
डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका दूसरा पहलू होता ही होता है। एक हम डेबिट करते हैं तो उसके ऑपोजिट में सेकंड आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है। और केवल क्रेडिट करना ही नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट की दोनों अमाउंट भी आपकी इक्वल ही होनी चाहिए। So every debit has corresponding credit and every credit has corresponding debit। कि मीन्स आपकी जो भी डेबिट है तो उसके ऑपोजिट क्रेडिट तो उसका बैलेंस होगा ही होगा। एंड सेकंड, आप किसी को क्रेडिट कर रहे हैं तो आपको डेबिट तो करना ही पड़ेगा, और वो भी सेम अमाउंट से। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम, कि मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। तो अब हम समझते हैं कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, कौन से लेजर या कौन से अकाउंट को आपको डेबिट करना रहता है या फिर किसको आपको क्रेडिट करना होता है। वो हम आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स, कि मतलब आपके जो अकाउंट्स है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको किस तरह से और कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, बेसिकली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट्स है, उसी से ही आपको सारा ट्रांजेक्शन करना रहता है, उसी के बेस पे आपको किसी को डेबिट करना है तो किसी को क्रेडिट करना है। तो अब हम समझते हैं एक एक को। अब हम आते हैं पर्सनल अकाउंट्स। इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, द एलिमेंट्स और अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट पर्सन्स। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कुमार अकाउंट, आसास अकाउंट, प्रदीप अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ, सच एज कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये किसी व्यक्ति को नहीं दर्शाता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में वो कंपनीज या संस्था आती है जो कोई ना कोई लॉ से या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेट करती हो, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एलएलपी है या फिर कोई क्लब है। तो वो सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनमें वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कोई नेचुरल में भी नहीं आते हैं और आर्टिफिशियल में भी नहीं आते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। उसका गोल्डन रूल क्या है कि हम पर्सनल अकाउंट को कैसे डिफाइन करें। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिसीवेबल है उसको आपको डेबिट करना रहता है, एंड सेकंड जो गिवर होता है उसको हमेशा आपको क्रेडिट करना रहता है। सपोज कोई डेटर्स है जिससे आपको पैसा आ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, या फिर कोई सप्लायर है जिसको आप पैसा दे रहे हैं तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये था पर्सनल अकाउंट का रूल। अब सेकंड आता है दूसरे टाइप में रियल अकाउंट्स, कि रियल अकाउंट्स क्या होता है। ऑल एसेट्स ऑफ ए फर्म विच आर टेंजिबल और इंटेंजिबल। रियल अकाउंट्स में क्या आता है कि कोई भी एसेट्स जो फर्म की है वो सब रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब एसेट्स में भी दो तरह की होती है। टेंजिबल रियल एसेट्स आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कैन बी टच एंड फेल्ट फिजिकली। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो इस कैटेगरी में आती है। एंड उसके ऑपोजिट इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख नहीं सकते, फिजिकली वो अवेलेबल नहीं होती है, जो क्या होती है, जैसे गुडविल हो गई कोई कंपनी की, पेटेंट्स हो गई, ये सब इनटेंजिबल कैटेगरी में आती है। तो रियल अकाउंट्स में क्या आता है कि कोई भी कंपनी के एसेट्स है तो उसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वन टेंजिबल एंड सेकंड इनटेंजिबल। अब इसका अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है कि जो डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज आ रही है उसको आपको डेबिट करना है। सपोज आपने कोई एसेट्स खरीदी है, वो आ रही है, कंपनी के अंदर आ रही है, तो उसको आपको डेबिट करना होगा। एंड सेकंड, अगर आपने कोई एसेट्स को उसके ऑपोजिट सेल कर दी है तो वो हो गई
सेल, तो क्रेडिट मतलब वो कंपनी से बाहर की ओर जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रही है उस समय आपको डेबिट कर लेना है। सेकंड, अगर आप उसको बाहर भेज रहे हैं, कंपनी से बाहर जा रही है, तो उसको आपको क्रेडिट कर देना है। अब उसके बाद आता है तीसरा टाइप, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है कि जो रियल अकाउंट में भी नहीं है, जो पर्सनल अकाउंट में भी नहीं है, वो सारे ट्रांजेक्शन नॉमिनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। सपोज जैसे कोई कंपनी का सेल्स अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, जो इनकम या एक्सपेंसेस के लेजर को डिफाइन करता हो, वो सब होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। अब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? डेबिट में अगर आपने कोई कंपनी के बिहाफ पे एक्सपेंसेस किया है या फिर कंपनी को लॉस हो गया है, तो उनको हम डेबिट करेंगे। उसके ऑपोजिट अगर कोई कंपनी की इनकम्स हो रही है या कंपनी ने कुछ गेन किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये थे क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स, जिनको हमने तीन भागों में बांटा है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कोई नाम, कंपनी, उनसे जो भी रिलेट करता हो वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में कंपनी के अगर कोई एसेट्स है तो उसको हमने रियल अकाउंट में डिफाइन किया है। एंड नॉमिनल अकाउंट जो दोनों में भी नहीं आ रहा हो, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, जो मतलब आप उसको देख नहीं सकते, सपोज एक्सपेंडिचर हो गए कंपनी के, या कंपनी कहीं पे लॉस बिलोंग कर रही है, कंपनी को गेन हो रहा है, या कंपनी की कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हमने समराइज किया है: पर्सनल अकाउंट, द रिसीवर एंड द गिवर। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। वैसे ही सेम रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करेंगे एंड व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उनको हम डेबिट की साइड में रखेंगे, एंड देन ऑल इनकम्स और गेन्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि जितना हमने डेबिट किया है उतनी ही अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे। आपका दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक को 100 रुपए से डेबिट कर दिया एंड सेकंड को 300 रुपए से, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट ही करना पड़ेगा, तब आपका वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमने एक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग बताया है कि आप अकाउंटिंग को किस ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वो ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरह का ट्रांजेक्शन है, कंपनी से बिलोंग करता है नहीं करता है। उसके बाद उसकी आपने वाउचर क्रिएट किया और उसकी एंट्री की। उसके बाद आपने उसको पोस्टिंग किया। पोस्टिंग के बाद वो बैलेंसिंग की, मतलब आपने डेबिट क्रेडिट दोनों को इक्वल रखा है। उसके बाद आपने उसको ट्रायल बैलेंस में लेके गए। ट्रायल बैलेंस से आप P&L बनाएंगे एंड देन कंपनी की बैलेंस शीट, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिक अकाउंटिंग का फ्लो था। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इसके लिए हमने बोला था कि अकाउंटेंट को टैली आना कंपलसरी नहीं है, बट आपके बेसिक जो अकाउंट्स के फंडामेंटल है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तब आप बेसिकली, आपको कोई भी अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकता है। बट क्या है कि आपने टैली का कोर्स तो कर लिया, बट आपके अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है वही आपके क्लियर नहीं है। आप कुछ भी डेबिट कर रहे हो, कुछ भी क्रेडिट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही बिगड़ जाएगी। वो आपको एक्चुअल बताएगा ही नहीं कि क्या हो रहा है कंपनी में। टैली तो मैं आपको शुरू से ही सिखा देता, बट आपको जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपके क्लियर होने जरूरी है। इसके लिए मैं आपके लिए ये पूरा सेशन जो लेके आया हूँ, वो अकाउंटिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको टैली समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समरी लेवल रिपोर्ट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड कैश फ्लोज। ये क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती है जो एक समरी रिपोर्ट भी कहलाती है। मीन्स आप अपने बिजनेस का जो भी रिजल्ट है, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस है, आपके पास कितना कैश फ्लो पड़ा है, वो सब रिपोर्ट्स को एक ही स्टेटमेंट में दिखाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू जनरेट कैश। ये क्या कहता है कि हमको अपने बिजनेस की कैपेसिटी,
जिसको क्षमता योग्यता बोलते हैं, कि वो जानना जरूरी होता है कि जहां से कैश इनफ्लो हो रहा है, कि मतलब वो कौन सी स्थिति है जो कंपनी उनसे रेवेन्यू जनरेट करती है और उन रेवेन्यू को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करती है। वो सोर्सेस को अपने को ढूंढना चाहिए। उसके बाद आता है कि डिटरमाइन व्हाट एवर ए बिजनेस हैज द कैपेबिलिटी टू पे बैक इट्स डेब्ट्स। आपने उन सोर्सेस को तो ढूंढ लिया जहां से कैश अर्निंग हो रही है, बट क्या आपकी जो कैश की जो अर्निंग है वो आपके डेब्ट्स को चुकाने में इनफ है? उसके बाद आता है कि ट्रैक फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन ए ट्रेंड लाइन टू स्पॉट एनी प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या बताता है कि आपकी बिजनेस की एक वो पोजीशन निकालना जहां पे आपका बिजनेस प्रॉफिट होना शुरू होता है, या फिर वो कौन सी ब्रेक इवन पॉइंट है जहां तक आपको टच करना ही है कि हाँ ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। उन इश्यूज को फाइंड आउट करना। उसके बाद आता है कि इन्वेस्टिगेट द डिटेल्स ऑफ सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ कंपनी के ट्रांजेक्शन उठाने चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट अपने हिसाब से करने चाहिए कि हाँ ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर वो सही है, उसका नेचर क्या है, उसको कैसे उसको ट्रांजेक्ट किया, वो सब चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। अगर इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखा है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सब चीज़ों की सही जानकारी आपको देगा कि आपकी बिजनेस की अर्निंग क्या है, वो आपके डेब्ट्स को चुकाने में इनफ है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी लाइन के ऊपर आके आप ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाएंगे, या कुछ सर्टेन बिजनेस के ट्रांजेक्शन जिनको आपने इन्वेस्टिगेट अपनी हैंड से कर लिया है। ये वो कंटेंट्स है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। मींस जैसे सबसे पहले उसमें आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है? शो द एंटिटीज एसेट्स लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी ने कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं, वो उसकी डिटेल्स, शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी लगी है, वो सब चीज़ इसमें दिखती है। सेकंड आता है इनकम स्टेटमेंट। shows the result of entities operations and financial activities for the reporting period। कि आप जो भी एक पर्टिकुलर क्वार्टरली या ईयरली जो भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें वो ऑपरेशंस जो कंपनी की रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कंपनी ने कितना गेन किया है या फिर लॉस किया उसको दिखाता है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सो चेंजेस इन द एंटिटीज कैश फ्लो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। कि मतलब कंपनी के पास कितना फ्लो आया एंड उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करके उसका कितना बैलेंस बचा है। तो ये स्टेटमेंट आपको ये दिखाएगा कि आपके पास एज ऑन डेट इतना कैश इन हैंड या फिर कैश फ्लो का बैलेंस पड़ा है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री नोट्स। इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, एडिशनल डिटेल्स ऑन सम अकाउंट्स एंड अदर आइटम्स। ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई बैलेंस शीट बनाया है या इनकम स्टेटमेंट बनाया है, कुछ उसमें ऐसे सर्टेन पॉइंट्स है जो वहां से आपको नहीं डिफाइन होते हैं, तो उसको आप नोट्स टू अकाउंट्स या फिर उसको आप नीचे हेडिंग देके सप्लीमेंट्री नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे आपके बिजनेस में कोई एक बहुत गंभीर दुर्घटना घट गई है, सपोज अर्थक्वेक की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या फिर बिजनेस में कहीं फायर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक का लॉस हो गया है, तो ऐसे सब कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स आप नीचे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में सपोज लॉस हो गया तो उसके क्या कारण थे, आप इस वजह से उसको आइडेंटिफाई करके उसको नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड कंटेंट्स जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आपने लेजर को डिफाइन किया कि वो कौन सा लेजर है। उसके बाद आपने उसको या तो डेबिट किया या फिर आपने क्रेडिट किया। अगर आपने क्रेडिट किया तो इसका मतलब हो गया कि या तो वो इनकम थी या फिर वो आपकी लाइबिलिटी थी। अगर आपने उसको डेबिट किया है तो या तो वो आपका एक्सपेंडिचर था कंपनी का, या फिर आपने कोई एसेट्स खरीदी होगी। ये सब मिलके आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर आता है, एंड लाइबिलिटी और एसेट्स को मिलके आपका पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, आपने कौन से लेजर्स को डेबिट किया, क्रेडिट किया, और वो पूरा बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचा और कैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हुआ है। अब यहाँ पे आता है कि लेजर आपने डेबिट और क्रेडिट करना तो जान लिया, बट लेजर कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी क्या ग्रुपिंग्स होती है। तो सबसे पहले इनकम के लेजर्स हो सकते हैं जहां से आपको कंपनी के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। सेकंड, आप कंपनी के बिहाफ पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं,
तो वो आपका हो गया एक्सपेंडिचर ग्रुप। उसके बाद आता है लायबिलिटी ग्रुप। आपने कंपनी को चलाने के लिए या तो शेयर होल्डर से या फिर इन्वेस्टर से बाहर से आपने कुछ लोन लिए होंगे, चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, तो वो आता है कि आपने कौन से लायबिलिटी कहाँ कहाँ से लिए उसको डिफाइन करता है। उसके बाद आता है कि एसेट्स, आपने अगर कोई कंपनी ओपन की है तो उसके रिलेटेड आपने बहुत सारी एसेट्स खरीदी होगी, तो ये वो एसेट्स को डिफाइन करता है। ये तो था कि हमने लेजर को किस प्रकार ग्रुपिंग किया है, कि या तो हमने उसको इनकम एक्सपेंडिचर दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक किया है, या फिर हमने उनको लायबिलिटी और एसेट्स दिखा के बैलेंस शीट में मूव ऑन किया है। तब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की P&L क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस incurred ड्यूरिंग a specified पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके बिजनेस की एक्चुअल स्थिति को समराइज करता है कि पूरे साल भर में मैंने क्या रेवेन्यू अर्न किया है, क्या उसके पीछे मेरी एक्सपेंस या फिर जो भी कॉस्ट लगी है उसको एक समराइज करता है। अब होता है कि P&L एनुअली हम लोग बनाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे P&L क्वार्टरली भी बनता है। जैसे अगर आपको कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वहां पे आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाने ही पड़ते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनीज है तो वहां पे भी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट बना सकते हैं, ताकि उनके जो भी यूजर्स है आप उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद आता है कि दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनीज एबिलिटी और इनएबिलिटी। ये कंपनी की एबिलिटी मतलब कंपनी की जो क्षमता है उसको बताता है कि कंपनी कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, चाहे वो अपनी कॉस्ट कम करे, खर्चों पे कंट्रोल करे, या फिर अदर उसके कोई भी रीजन से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। थर्ड आता है कि P&L मैनेजमेंट रेफर टू हाउ ए कंपनी हैंडल्स इट प्रॉफिट और लॉस थ्रू रेवेन्यू एंड कॉस्ट मैनेजमेंट बाय टेकिंग सुटेबल डिसीजन। कि ये बताता है कि आपका कंपनी या लॉस जो रेवेन्यू को तो बढ़ा दिया है, चाहे वो खर्चों को कम करके हो, कॉस्ट की डिडक्शन करके हो, लेकिन ये बताता है कि आप अच्छे निर्णय लेके भी ये चीज कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको समराइज करता है कि आपने पूरे साल भर में या पूरे क्वार्टर में कितना आपने अर्निंग की है, उसके पीछे आपको इनकम हुई है या फिर लॉस हुआ है, उसको डिफाइन करता है। उसके बाद आता है कि P&L की ग्रुपिंग, कि अब उसमें दो पार्ट होते हैं, या तो एक आपका इनकम या रेवेन्यू का पार्ट, सेकंड आता है कि आपका एक्सपेंडिचर या फिर लॉस का पार्ट। अब इनकम या जो रेवेन्यू होता है बिजनेस का उसको भी हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम एंड सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनकम, आपको ये ग्रुपिंग और हेड समझना बहुत जरूरी है। आपने कोई भी एक्सपेंस को कहीं पे भी उसको ग्रुप कर दिया है तो ये आपका एक्चुअल पोजीशन तो बता देगा, बट वो जो आपको जो यूजर्स है वो आपके अगर बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आएगी कि अगर आपने उसकी ग्रुपिंग बराबर नहीं की है तो वो कहीं पे कंपनी की ग्रोथ को ज्यादा बताएगा, या फिर वो एक्चुअल जो रीजंस है उनको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे वो। तो आपको ग्रुपिंग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कि जो डायरेक्ट इनकम, कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है, कि जो आपके बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करने में एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सपोज आप कोई, आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉड्यूल है, आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी, उससे अगर आपकी कोई इनकम आ रही है तो इसको हम रिपोर्ट कहाँ करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट इनकम हो गया जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करे रेवेन्यू जनरेट करने में। सपोज आप कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी या फिर आप कंपनी की कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठे हैं, अगर आपने कोई टर्नओवर अचीव कर लिया है तो कंपनी बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट्स देते हैं, उसको अगर आपको रिबेट, उसको आपको रिपोर्ट करना है तो आप डायरेक्ट इनकम में कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनडायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्ट इनकम में नहीं गई हो, उसके अलावा जो भी इनकम कंपनी या बिजनेस जनरेट कर रही है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हो, वो सब इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। जैसे आपको इंसेंटिव्स मिले, या आपने कोई बिजनेस की जो कैपिटल है कहीं पे आपने इन्वेस्ट करके रखी हो, उससे आपको जो इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, तो ये सब हो गई इनडायरेक्ट इनकम जो डायरेक्ट में नहीं आई हो। वो बैलेंस जो भी इनकम आपने रेवेन्यू जनरेट की है वो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। उस सेल्स अकाउंट, सेल्स में वो
प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपके मेन बिजनेस से रिलेट करते हो, वो जो भी आप सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब सेल्स अकाउंट में आएगा। उसके बाद आता है कि एक्सपेंडिचर। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंस होते हैं जो आपकी डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। सपोज आपने कहीं मटेरियल खरीदा है, वो समझो कि 1000 किलोमीटर दूर से आप अपने समझो आपका कोई फैक्ट्री है या कोई वेयर हाउस है, उससे आप अपने मेन लोकेशन पे लेके आ रहे हैं, तो उसके बीच में आपको ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप फ्रेट पे करते हैं। तो जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऐड करता है, बढ़ा देता है, वो एक्सपेंस को डिफाइन करता है जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर आप इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप ऐड नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको अंदाजा भी नहीं लगे कि मेरी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है। यूजर्स जब एनालिसिस करेंगे तो उनको भी ऐसा, अगर आपने उसकी ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं की है, तो वो भी नहीं समझ पाएंगे कि हमको बिजनेस पे एक्चुअल लॉस कहाँ हो रहा है या कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी चाहिए। तो ये वो एक्सपेंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाते हैं या उसको इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सपोज फ्रेट या ट्रांसपोर्ट जो आप उसको लाने के लिए करते हैं, या फिर डायरेक्टली जो स्किल लेबर, जो आपके सपोज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे आपने बहुत सारे लेबर्स बिठा के रखे हैं पैकेजिंग के लिए, तो वो जो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से जुड़े हैं, उनकी कॉस्टिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आएगी। उसके बाद आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते हैं और जो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं कवर होते हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। जैसे कंपनी की सैलरीज होगी, जो स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, रेंट हो गया कंपनी का, या फिर ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिलेट करते हैं। उसके बाद परचेज अकाउंट, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या सर्विस करते हैं, उसकी जो डायरेक्ट आप मटेरियल या फिर कुछ सर्विस की कॉस्टिंग है, वो आप परचेज अकाउंट में डिफाइन करेंगे। तो ये था कि पी&एल की ग्रुपिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि उसको आपको कैसे डिफाइन करना है, एंड देन अगर आपने इसको प्रॉपर किया, तब आप एक प्रॉपर पी&एल का एनालिसिस कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि बैलेंस शीट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो समझ लिया कि इनकम एंड देन प्रॉफिट या गेन जो भी होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्टिंग करते हैं। उसके अलावा जो लाइबिलिटी साइड है, या फिर शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, लोन्स है, या फिर एसेट्स है, उनको हम बैलेंस शीट में डिफाइन करते हैं। A balance sheet is a financial statement that reports a company's assets, liabilities. बैलेंस शीट क्या होती है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट करती है कि कंपनी के पास एज ऑन डेट, या फिर जहां तक आप बना रहे हैं उनके कितनी एसेट्स कंपनी के पास पड़ी है, या उसके ऑपोजिट कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन्स हो, बैंक ओडी हो, या फिर जो सप्लायर को हमको पेमेंट देना बाकी है। इसके साथ अगर शेयर होल्डर्स की कुछ इक्विटी है, तो वो भी बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग होती है। इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ व्हाट ए कंपनी ओन्स एंड ओज। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो एक समराइज करता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, मतलब कितना उनके पास पैसा पड़ा है या फिर कितना उन्होंने लिया है। ये दोनों चीज को डिफाइन करता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है या फिर कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है, कितने देनदार हैं एंड कितने लेनदार हैं। इसको डिफाइन करता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी ग्रुपिंग होती है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रुपिंग की, वैसे सेम बैलेंस शीट में भी ग्रुपिंग होती है। सबसे पहले आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज साइड, जिसमें आती है कैपिटल, मीन्स शेयर होल्डर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगर कोई प्रोप्राइटर है तो उसने कितने कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद आते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, कि कोई लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसने पूरे जितना भी उसने अर्निंग किया है उनका एक रिजर्व बना के रखा हो, तो ये वो डिफाइन करता है कि कंपनी के पास आज की तारीख में कितने रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है। उसके बाद आता है लोन्स एंड लाइबिलिटी, जो दो भागों में होती है, एक सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं कि वे लोन्स जो कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, कि सपोज आपने लोन अगर नहीं चुकाया, तो जहां से भी आपने लोन लिया है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, बैंक हो, तो वो क्या करेगी, आपके एसेट्स को बेच के वो लोन की भरपाई कर देगी। तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड, जो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन।
ये वो लोन होते हैं जो आपने कोई भी एसेट्स को गिरवी रखे या विदाउट उसके मॉर्टगेज आपने लोन्स लिए हैं। सपोज आपने कहीं से भी बाहर से भी लिया हो, इंस्टीट्यूशनल भी बहुत सारी है जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। तो ये वो होती है जिनके सामने कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो लोन्स होते हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। उसके बाद आता है कि करंट लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज होती है जैसे जो डे टू डे एक्टिविटीज को डिफाइन करती है। सपोज आपने कुछ प्रोविजंस बना के रखे हैं कि स्टाफ की सैलरी है, उनके प्रोविजंस हो गए, कुछ एक्सपेंसेस हो गए जिनका आपने प्रोविजन बना लिए, जो सन्डी क्रेडिटर्स जिनसे हम माल खरीदते हैं, जो कंपनी के सप्लायर्स हो गए। उसके बाद आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो हमको टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट को ड्यूटीज या फिर टैक्सेस का पेमेंट करना रहता है, उन सब की ग्रुपिंग हम करंट लाइबिलिटीज में करते हैं। इसके ऑपोजिट आता है राइट हैंड साइड में एसेट्स पार्ट। एसेट्स में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमने पहले भी समझा था कि फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल भी हो सकती है एंड इनटेंजिबल भी हो सकती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने सपोज कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कोई शेयर्स खरीदे हैं या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, तो उसका डिटेल्स, उसकी ग्रुपिंग यहाँ पे आएगी। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। इसमें क्या आता है कि कंपनी का स्टॉक इन हैंड। अगर आप गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कंपनी का स्टॉक इन हैंड होता है, जो सपोज 31 मार्च या फिर आप कोई भी एक डेट को स्टॉक इन हैंड कंपनी के पास कितना पड़ा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक इन हैंड नहीं आता है। उसके बाद आता है कैश या बैंक बैलेंस, कि कंपनी के पास कितना लिक्विडेशन फंड पड़ा है। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स, जिन जिन से हमको कंपनी में पैसा आना है, जिनको हमने सेल किया उनसे हमको पैसा आएगा, तो उनका ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर्स के अंडर में होगा। उसके बाद आता है डिपॉजिट्स। अगर कंपनी ने सपोज जो कंपनी है उन्होंने कहीं पे रेंट पे लिया है, तो उसके ब्याह पे उन्होंने कुछ डिपॉजिट्स दी होगी या फिर उन्होंने कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स की होगी, तो वो डिपॉजिट्स एसेट्स के अंडर आएगी। उसके बाद होता है कि लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी के पास इतना फ्लो हो गया कि उन्होंने बाहर भी पैसा दे के रखा है। समझो उनके पास सरप्लस कैश या बैंक में बैलेंस पड़ा था, तो उन्होंने उसको लोन्स के रूप में बाहर दे दिया। हो सकता है उसके ऊपर हमको इनकम भी जनरेट होती हो, जिसको हमको पी&एल में रिपोर्ट करनी है, तो वो कहलाते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये तो था कि पी&एल और बैलेंस शीट सब हमने बना दी, उनकी ग्रुपिंग हमने कैसे की उसको हमने समझ लिया। अब आता है कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, कि अगर आपने सब कर दिया तो कंप्यूटर या फिर टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे अकाउंट्स को एक समराइज करता है सिस्टमेटिक वे में, और आपको एक बहुत इजी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे लाइक ऑल फंक्शंस विच आर बीइंग ऑटोमेटेड नाउ, अकाउंटिंग इज आल्सो ऑटोमेटेड थ्रू कंप्यूटराइजेशन स्पेसिफिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हम अभी यही समझ रहे हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और टैली में ही सारा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से बिना किसी गलतियों के करता है। Computerized accounting system is accounting information system which process financial transactions and event as per generally accepted accounting principles to produce reports as per user requirement। कि मतलब आपने सब ग्रुपिंग अच्छे से कर दी, आपने लेजर जर्नल सब में आपने एंट्री बराबर कर दी है, उसकी पोस्टिंग आपने बराबर कर दी है। तो कंप्यूटर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको एक समराइज करेगा और वो डॉक्यूमेंट और वो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए और जिस वे में आपको चाहिए। बेस्ड ऑन साइज ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी ए सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर और देयर मे बी ए सर्वर हैविंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक छोटा सा एंटरप्राइजेज या कंपनी है तो आप सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं। सपोज सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप एक ही पीसी या सिस्टम में रन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आप यही सॉफ्टवेयर को मल्टी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वर हैविंग सॉफ्टवेयर या फिर मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, जो आप एक या अधिक पीसी में उसको आप चला सकते हैं। तो जैसे टैली है, फोकस है, मोस्ट वाइडली यूजर सॉफ्टवेयर इन इंडिया, जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं, जिनको आप यूज करके एक कंप्यूटराइजेशन रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सपोज आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, हमने टैली सीखा या फिर हम सीखेंगे एक जनरल अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो इसके ऑपोजिट आता है कि अगर टैली नहीं होता तो आप उसको कैसे काम करते। तो ये उसको डिफाइन करता है कि मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग,
कि उसके क्या फीचर्स हैं एंड उसके क्या बेनिफिट्स है। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूजेस फिजिकल अकाउंट्स बुक। सपोज ये क्या करता है मैनुअल अकाउंटिंग, आपने पहले के टाइम में सुना होगा जहाँ पे टैली या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। उस समय मुनीम जी होते थे। मुनीम जी दुकान पे आके आपका सारा अकाउंट्स लिखते थे, कितना आपने सेल किया, उसके सामने कितना पैसा आया, किसी कस्टमर को कसर या वटाव दिया, डिस्काउंट दिया, वो कितना था। तो एक बहुत अलग अलग तरह की बुक्स मेंटेन करनी पड़ती थी, जिसको बोलते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। ऑल द कैलकुलेशन इज परफॉर्म मैनुअली। मतलब वो मुनीम जी एक एक कैलकुलेशन अपने हाथों से करते थे कि हाँ इतना रिसिप्ट हुआ, इतना कंपनी से फंड इन हुआ एंड आउट हुआ, इतने डेटर से पैसा आया, इतने क्रेडिटर्स या सप्लायर्स को हमने पैसा दे दिया है। तो वो होता था मैनुअल अकाउंटिंग। थर्ड आता है कि एंट्रीज आर मेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि मतलब आपने बहुत सारी बुक्स बना के रखी है, समझो कैश की एक अलग आपने बुक्स बनाई है, सेल्स के लिए आपने अलग बुक बनाई है, इन्वेंट्री के लिए आपने अलग से बुक बनाई है। तो आपको सब बुक्स में अलग अलग तरह जाके आपको एंट्री करनी होती थी। एंड द फाइनल रिजल्ट इज टू प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। आप कभी भी उनसे बीच में मांग लो, मुनीम जी अभी मेरी क्या पोजीशन है, तो उनको सारे चौपड़े लेके बैठने होते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना सेल हुआ, ये हुआ। तो वो एक्चुअल रिपोर्ट भी आपको नहीं दे सकते हैं। वो आप साल के अंत में ठीक है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर अपना एंड हुआ, वहां पे जाके आपने पूरा हिसाब किताब किया, तब आपको एक रिपोर्ट मिल सकती है। उसके ऑपोजिट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा कि इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूजेस एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आपने जो भी डेटा प्रिपेयर किया वो सब आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर किया, चाहे आपने वाउचर बनाया हो, चाहे आपने उसकी लेजर में पोस्टिंग की हो, चाहे आपने उससे समराइज बैलेंस शीट बनाया हो, पी एंड एल बनाया हो, वो सब आपने कंप्यूटराइज ही आपको रिकॉर्ड करता है, उससे कंप्यूटराइज ही आपको रिपोर्ट मिलेगी। ओनली डेटा इनपुट्स इज रिक्वायर्ड। आपको केवल डेटा इनपुट करना है। अगर आपने सही डेटा इनपुट कर दिया है तो कंप्यूटर अपने आप उसकी कैलकुलेशन करेगा, उसको जो भी हेड में डालना है वो ग्रुपिंग करके आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन सॉफ्टवेयर लाइक टैली, फोकस, क्विक बुक्स। तो ये क्या करता है कि इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टैली हो गया, फोकस हो गया, बिजी सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज मेंटेन करते हैं। and the final and the final result is to provide financial statement at any time given in the year। ये क्या बोलता है कि आपने फाइनेंशियल रिजल्ट आपको जब कभी भी चाहिए, आपको एक की प्रेस करना है, सपोज आपने बैलेंस शीट दबाया, बैलेंस शीट में गए, वहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, एक ही साथ, चाहे वो कौन सी भी डेट हो आपको मिल जाएगा। तो ये था कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको बहुत सारे लेखा जोखा रखना पड़ता है, बहुत सारे पोथा से आपको एंट्री करनी रहती है, उसमें हो सकता है कि आपकी मिस्टेक्स भी हो सकती है। सपोज आपने उसको कहीं पे एक जगह बुक कर दिया, उसके साइड अपने सेकंड साइड में उसको वापस से जमा करना रह गया, तो ऐसी बहुत सारी मैनुअल अकाउंटिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। उसके ऑपोजिट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको केवल डेटा इनपुट करना है, सारी कैलकुलेशन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करेगा और उसके बेस पे आपको कभी भी जब चाहे आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये था मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब उसके आगे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजेस द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंटरिंग एंड लिविंग ए कंपनी। ये क्या बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बताता है कि आपके कंपनी के पास कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब बैंक में या फिर ऐसा कोई एसेट्स जिसको आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ रहा है एंड कितना जा रहा है, उसको डिफाइन करता है। The cash flow statements measures how well a company generate cash to pay its debt। ये भी बताता है कि कंपनी कहाँ से कैश और कितना कैश जनरेट कर रही है एंड वो सफिशिएंट है अपने डेब्ट्स को चुकाने के लिए या फिर जो भी अपनी कंपनी की ऑब्लिगेशन है उसको चुकाने के लिए। एंड इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो कंपनी के डेब्ट्स और एक्सपेंसेस है उसको चुकाने में इनफ है या फिर सफिशिएंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना कैश आया कितना गया उसको रिकॉर्ड करना एंड कैश का कितना बैलेंस एट द टाइम कभी भी आप देख सकते हैं कि इतना कैश फ्लो में बैलेंस या फंड पड़ा है कंपनी के पास। उसके बाद आता है कि अभी हमने सब समझ लिया है
कि अकाउंटिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उनकी नेचर क्या होती है। अब उसके बेस पे बनती है एनुअल रिपोर्ट। An annual report is a publication that public corporations must provide annually to shareholders to describe their operations and financial conditions. Annual report क्या होती है कि जो आपको अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना होता है, उसका पब्लिकेशन करके आपने अपने यूजर्स में बांट दिया, जो ये रिपोर्ट्स देख के कंपनी के या फिर जो भी हितकारी है वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी एनुअल रिपोर्ट से हम ये समझते हैं, इसके बिहाफ पे हम ऐसे डिसीजन लेके कंपनी को और ग्रो करा सकते हैं। तो वो होती है एनुअल रिपोर्ट्स। द इंटेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एनुअल रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ए कंपनीज कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ओवर द पास्ट ईयर। ये क्या बताता है कि कंपनी ने पूरे पिछले साल में क्या-क्या काम किया है, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसने इनकम अर्न की है या फिर उसने लॉस पूरे साल भर में कितना किया है, वो रिपोर्ट में पूरा एक ही साथ डिफाइन करता है। The report is typically issued to shareholders and other stakeholders। अगर आपकी कोई कंपनी है, तो फिर आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको आपको एनुअली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे वो भी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। अब इसमें आता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को आपको देना ही पड़ेगा। एंड सेकंड आता है कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये थी एनुअल रिपोर्ट्स, जो पूरी रिपोर्ट्स एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है, जो अपने यूजर्स तक उनको फ्रेंडली नेचर से उनको कंपनी में डिसीजन लेने के लिए या फिर कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए इनफ होती है। तो ये थे अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स, जिनको अगर आपने समझ लिया है तो टैली आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे इस क्लास का अगला पार्ट आते ही आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हम हमारे क्लास के अगले पार्ट में ये सिखाने वाले हैं कि आप टैली को कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसे अपने कंप्यूटर या पीसी में या सिस्टम में इंस्टॉल कर सकेंगे और कैसे हम एक अपना कंपनी बना के उसमें हम अपना अकाउंटिंग का काम चालू कर सकेंगे। थैंक यू।